हेलो स्टूडेंट्स, हम विवाह पढ़ रहे हैं और विवाह की श्रृंखला में आज हम जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं या जिस विवाह को पढ़ने वाले हैं वह विवाह का जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम जानते हैं बहुविवाह के नाम से। बहुविवाह इसके नाम से सिद्ध होता है जिसमें एक व्यक्ति का विवाह एक से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है। ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह। ऐसा विवाह जिसमें किसी स्त्री या पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्री या पुरुष से होता है। देखिए लिखा भी हमने, एक पुरुष या स्त्री का विवाह एक से अधिक स्त्री या पुरुष से हो तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह, अर्थात अनेक विवाह कर लिया उस व्यक्ति ने। अब हम बहुविवाह के स्वरूप देखें तो बहुविवाह के 4 स्वरूप होते हैं। पहला तो होता है द्विपत्नी, जिसमें एक पुरुष की 2 पत्नियां होती है। फिर उसके पश्चात बहुपत्नी, जिसमें एक पुरुष की 1 से अधिक पत्नियां होती है। फिर उसके बाद बहुपति विवाह, एक स्त्री के 1 से अधिक पति। उसके पश्चात समूह विवाह। समूह विवाह नाम से सिद्ध होता है समूह विवाह, अर्थात एक समूह का विवाह दूसरे समूह के साथ, अर्थात एक समूह के सभी पुरुष दूसरे समूह के सभी स्त्रियों के क्या हो गए? पति हो गए। तो ऐसे विवाह को कहते हैं हम समूह विवाह। 2 पत्नी, द्विपत्नी अर्थात 2 पत्नियां, ठीक है। तो द्विपत्नी अर्थात 2 पत्नियां जिनमें हो या किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो। अब बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह अर्थात ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष की कितनी पत्नियां हो? 1 से अधिक पत्नियां हो। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और कई हो सकती है। तो अब हम बहुपत्नी विवाह के लाभ देख लेते हैं। बहुपत्नी विवाह या हम जिसे द्विपत्नी विवाह कह सकते हैं, इन दोनों के लाभ और इन दोनों की हानियां देख लेते हैं हम लोग। तो इनका जो लाभ है, पहला क्या है? घरेलू कार्य में सरलता। घर के जो कामकाज होते हैं, रोटी बनाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, इसमें क्या हो जाता है? सरलता हो जाती है। 2 पत्नियां रही तो दोनों मिलकर काम करती है और बहुत सारी पत्नियां रही तो सभी मिलकर फटाक से काम कर लेती है। एक खाना बनाएंगी, एक कपड़े धोएंगी, एक साफ सफाई करेंगी, कोई दूसरा काम करेंगी, कोई काम करेंगी, कोई खेत में जाएगी, कोई सरलता हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यौन संबंधों में विविधता। यहाँ पर एक बात है कि 2 पत्नियां होने से या कई पत्नियां होने से पुरुष को कई स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित करने की सहूलियत मिल जाती है, उसे यौन संबंधों में विविधता मिलती है। फिर उसके पश्चात बलशाली संतान की प्राप्ति। यदि पुरुष बलशाली है, शक्तिशाली है तो उसकी संतान भी शक्तिशाली होगी और कई स्त्रियों से उसे शक्तिशाली संतान मिलेगी। प्रत्येक स्त्री अगर एक बच्चे को भी जन्म दे तो 10 स्त्रियां भी अगर उसकी हो, 10 पत्नियां भी हो तो क्या होगा? 10 संतानें कैसी होगी? पुरुष जैसी बलशाली होगी, बलवती होगी, मजबूत संतान होगी। उसके पश्चात संतान के पालन पोषण में सहायक। कई सारी स्त्रियां होने से क्या होगा? जो संतानें उत्पन्न होगी उनके भरण पोषण में, पालन पोषण में ये सहायक होगी। यदि कोई बीमार है तो दूसरी पत्नी बच्चों का ध्यान रख सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है। कोई पत्नी खेत में गई तो कोई और पत्नी है वो बच्चों की देखभाल कर सकती है। फिर उसके पश्चात कृषि कार्य हेतु सहयोग। खेती है व्यक्ति के पास, किसानी का कार्य करता है, उस स्थिति में उसे मजदूर बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं, श्रमिक बाहर से बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उस स्थिति में क्या होगा कि उसके घर में इतनी सारी पत्नियां हैं तो क्या चलो खेत में सभी की सभी पत्नियां, मतलब मजदूरों की आवश्यकता नहीं, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं, घर में ही श्रमिक है तो कृषि कार्य में उसे सहयोग हो जाएगा। ये तो था द्विपत्नी और बहुपत्नी विवाह के लाभ। अब उसकी हानियां देख लेते हैं हम लोग। लाभ है तो हानियां भी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानियां भी है। तो उसमें सबसे प्रथम है स्त्रियों के सामाजिक स्तर में पतन।
अब भाई पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए 2 विवाह करता है या 3 विवाह करता है या 10 विवाह करता है, बहु विवाह कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि स्त्री की क्या है, कंडीशन बहुत खराब है। पुरुष जिस स्त्री को महत्व देगा उसी को देगा, या कभी इसको कभी उसको कभी उसको, मतलब एक स्त्री को महत्व मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, या सभी को मिलेगा या सभी को नहीं। पर ऐसा होता है कि पत्नियां अधिक है तो सभी को महत्व नहीं मिल पाता। तो इससे क्या होता है कि जिसको महत्व मिल पाता है उसको तो कोई बात नहीं, पर जिनको नहीं मिल पाता, जिन पत्नियों को महत्व नहीं मिल पाता, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, अर्थात उनकी स्थितियों में पतन हो जाता है। ठीक, तो स्थितियों में पतन मतलब उनकी घर परिवार में इज्जत कम रहती है, जिसे हम रेपुटेशन कहते हैं ना, वह। फिर उसके पश्चात सदस्यों की अधिकता, अधिक स्त्रियों से शादी की तो क्या होगा, पत्नियां अधिक हो गई, संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई। अब उनसे संतानें भी उत्पन्न होगी, हर किसी से एक एक भी हो गई तो 2-2 भी हो गई तो संख्या बढ़ी। तो क्या हुआ, इससे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो रही है। फिर उसके पश्चात पति पत्नी के मध्य मधुर संबंधों का अभाव। अब इतनी सारी पत्नियां हैं, पुरुष हो सकता है किसी एक या 2 स्त्री को ही ज़्यादा प्रेम करे, बाकी को महत्व न दे, तो क्या होगा, वो इससे झगड़ा करने आ जाएंगी इन दोनों के मध्य। फिर या ये पति अकेला और बाकी सब पत्नियां, इनके बीच झगड़ा वाद विवाद, और टाइम आया तो सब मिलकर इसको मस्त धुलाई भी कर सकती है। फिर उसके पश्चात पारिवारिक क्लेश। अब भाई समय नहीं दे पा रहा, विवाद हो रहे तो पारिवारिक क्लेश तो होगा ही, मतलब परिवार में झगड़े होते रहेंगे। एक की मर्जी के हिसाब से या एक की इच्छा पूरी हुई तो किसी की नहीं हुई, तो फिर वो जिसकी नहीं हुई वो झगड़े करेंगे, फिर वो ऐसा होते जाएगा। तो क्या होगा, परिवार में क्लेश होगा, तनाव होगा। उसके पश्चात अधिक व्यय। पत्नियों की संख्या अधिक है तो पत्नियों की आवश्यकताएं भी होगी, सभी की आवश्यकताएं पूरी करना है, तो क्या होगा, धन लगेगा, तो धन का क्या होगा, अधिक व्यय हो रहा ना। कई सारी पत्नियों की जरूरतें पूरी करो, कई सारी संतानें होंगी, उनकी जरूरतें पूरी करते जाओ, तो क्या होगा, अधिक धन का व्यय होगा, अधिक व्यय होगा। तो उसके पश्चात विधवाओं की संख्या में वृद्धि। पत्नियां अधिक है, पति एकच है, अगर वो किसी कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया पति, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, उस स्थिति में सभी की सभी पत्नियां क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। तो विधवाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके पश्चात स्थानाभाव। जगह का अमय, छोटी सी जगह है, उसके पास एक ही घर है और इतनी सारी पत्नियां, वो कहाँ रहेंगे, फिर उनसे उत्पन्न बच्चे वो कहाँ रहेंगे, तो मतलब उनके लिए निवास की जगह दिक्कत हो गई, स्थानाभाव हो गया, कहाँ रहेंगे। ठीक है, अगर संपत्ति भी है तो उसका भी संतानों में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, स्थानाभाव। रहने की तो समस्या सबसे पहली है, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे। अब हम बहुपति विवाह देखते हैं। तो बहुपति विवाह इसके नाम से ही सिद्ध है कि ऐसा विवाह जो क्या है, जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है, ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह के भी 2 रूप है, उनसे एक भ्राता संबंधी विवाह और दूसरा अभ्राता संबंधी विवाह। ठीक है, तो भ्राता संबंधी विवाह अर्थात ऐसा विवाह जिसमें स्त्री के सभी पति आपस में भाई हो, छोटा भाई हो पति का या पति का बड़ा भाई हो, पर वो आपस में भाई हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। और जब स्त्री के सभी पति आपस में भाई न हो तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का सबसे प्रचलित रूप हमें कहाँ देखने मिलता है, महाभारत में, जहां पर द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति थे और भ्राता संबंधी पति थे, वे 5 क्या थे, भाई थे। अब हम बहुपति विवाह के लाभ देख लेते हैं। तो बहुपति विवाह अर्थात एक स्त्री के एक से अधिक पति। तो उसके लाभ, पहला लाभ क्या है, पैतृक संपत्ति की रक्षा। अब एक स्त्री की बहुत सारे पति हैं तो क्या होगा, सभी की संपत्ति इस स्त्री से उत्पन्न होने वाले संतानों को मिलेगी। एक संतान होगी तो एक को ही मिलेगी, 2 होगी तो 2 को ही। तो क्या होगा कि मान लेते कि किसी के 10
पति है उसकी 2 ही संतानें हुई तो 10 की प्रॉपर्टी बराबर 2 संतानों में विभक्त होगी, तो क्या होगा कि पैतृक संपत्ति में रक्षा होगी या पैतृक संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। उसके पश्चात जनसंख्या नियंत्रण, पुरुष कई सारे हैं पर स्त्री तो एक ही है और वह जन्म देने का जो सीमित अवधि होती है उस अवधि में उसी जो अवधि होती है उसी अवधि के अनुसार और जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार बच्चे को जन्म देगी। तो क्या होगा कि बच्चों की संख्या कम रहेगी जिससे क्या होगा जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। उसके पश्चात स्त्री की स्थिति उच्च या स्त्री की उच्च स्थिति, एक ही पत्नी है तो सभी पति उसकी इज्जत करेंगे, सभी उसे मान सम्मान देंगे, तो स्त्री की स्थिति कैसी होगी, उच्च होगी। परिवार पर नियंत्रण स्त्री का ही होगा, परिवार कैसा होगा, स्त्री प्रधान होगा। उसके पश्चात परिवार के आर्थिक स्तर में वृद्धि, सभी पुरुष कमाकर लाएंगे पत्नी के पास देंगे या सभी का पैसा एक जगह सेव रहेगा और उससे क्या होगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऊंची होगी क्योंकि संतान भी तो सीमित होगी ना, एक पत्नी है तो सभी को सभी सुख सुविधाएं मिलेगी, आर्थिक स्तर में क्या होगी, परिवार की वृद्धि होगी। अब ये तो लाभ हुए, हमने लाभ देख लिए। अब बहुपति विवाह की हानियां या दोष या कमियां या नुकसान वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो स्त्री का निम्न स्वास्थ्य स्तर, अब प्रत्येक पुरुष की यौन आवश्यकताएं है, सभी अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेंगे। अब स्त्री अकेली है तो इतने पुरुषों की यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि वो नहीं कर पाएगी और यदि करना भी चाहे तो उससे क्या होगा कि उसके स्वास्थ्य में गिरावट होगी जिससे स्त्री का स्वास्थ्य निम्न होते जाएगा, वो बीमार होते जाएगी, जल्दी कमजोर हो जाएगी, हो सकता है कि जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात अनैतिक वृद्धि, अनैतिकता में वृद्धि, यदि स्त्री इतने सारे पुरुषों की यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाई तो उस स्थिति में क्या करेगा, पुरुष परिवार से बाहर जाकर यौन संबंधों की पूर्ति करेगा, अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे क्या होगी, परिवार में अनैतिकता, व्यभिचार, चरित्रहीनता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर पुरुषों में संघर्ष, बहुत सारे पति है, पत्नी एक ही है तो यौन संबंधों को लेकर या यौन संबंधों की पूर्ति को लेकर पुरुषों में झगड़ा हो गए कि आज हम यौन संबंध स्थापित करेंगे, आज हम करेंगे, ऐसा करके पुरुषों में क्या हो गए, विवाद हो गए, झगड़े हो गए। उसके पश्चात बालकों का अधिक जन्म, जो संतान उत्पन्न होगी वह क्या होगी, अधिकतर अधिक बालक संतान ही अधिक जन्म लेगी, तो जिससे क्या होगा कि स्त्री संख्या में कमी हो जाएगी और पुरुष संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब ये तो थे बहुपति विवाह जिसके हमने 2 प्रकार देखे, भ्राता संबंधी, अभ्राता संबंधी, और उसके लाभ दोष भी देख लिए। अब हम देखते हैं समूह विवाह। तो ऐसा विवाह जो क्या होता है, समूह से होता है, जिसमें एक समूह की समस्त स्त्रियां दूसरे समूह के समस्त पुरुषों की पत्नियां होती है और उस दूसरे समूह एक, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक समूह के सभी पुरुष दूसरे समूह की सभी स्त्रियों के पति हो गए। तो ये था बहु विवाह, जिसमें हमने बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, द्विपत्नी विवाह को देखा, उनके लाभ और दोष को देखा। अगली कक्षा में हम इनके कारण देखेंगे, बहुविवाह के क्या कारण है।